स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट कोलर्स लॉ। कोलर्स लॉ क्या है, इसके लिए हमने ये कुछ इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का डिफरेंस लिखा। पहला जो पेयर है इसमें डिफरेंस किसके बीच में होगा, सोडियम आयन एंड पोटासियम आयन, क्योंकि दोनों के अंदर क्लोराइड आयन तो कॉमन है। ये जो डिफरेंस है 23.41, ये किसका डिफरेंस है, आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एंड पोटासियम। दूसरा पेयर लिया हमने, केटायन सेम है, एनायन चेंज कर दिया, अब भी वही डिफरेंस है। ये इंडिकेट करता है कि हर आयन की अपनी लिमिटिंग आयोनिक कंडक्टिविटी फिक्स होती है, वो चाहे किसी भी दूसरे आयन के साथ अटैच हो। ऐसा एनायन के केस में भी कह सकते हैं। यहाँ जो डिफरेंस है वो क्लोराइड और ब्रोमाइड का है। जब ये सोडियम के साथ है 2.06 है, और जब ये अटैच है पोटासियम के साथ तब भी Cl और Br की आयोनिक कंडक्टिविटी का डिफरेंस 2.06 है। तो इन दोनों पेयर से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हर आयन की लिमिटिंग आयोनिक कंडक्टिविटी कांस्टेंट होती है। तो फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट की क्या होगी, दोनों आयन की कंडक्टिविटी का सम। यही कोलर्स लॉ है। एग्जाम्पल लिखते हैं पहले इसके हम, जैसे हमने लिखा NaCl, सोडियम क्लोराइड की ये एक यूनिट है। ये जब डिसोशिएट होगा तो इसमें एक सोडियम आयन आएगा और एक क्लोराइड आयन आएगा। हम एक यूनिट की बात कर रहे हैं तो दोनों की एक एक यूनिट आएगी। तो अब इस इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी डिटरमाइन करें तो कैसे, ये होगा सम ऑफ लिमिटिंग आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ केटायन एंड एनायन। एग्जाम्पल हमने एक और लिया, इस केस में इलेक्ट्रोलाइट है एल्यूमिनियम सल्फेट। ये जब डिसोशिएट होगा तो 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम आएंगे, 3 मोल्स ऑफ सल्फेट आयंस आएंगे। अब यहां से हम इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी डिटरमाइन करेंगे तो उसी तरह से सम ऑफ आयोनिक कंडक्टिविटी है, लेकिन यहां हमने क्या किया, एल्यूमिनियम के केस में 2 से मल्टीप्लाई किया, सल्फेट के केस में 3 से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया ऐसा, क्योंकि एल्यूमिनियम सल्फेट की एक यूनिट में 2 आयंस आते हैं, एल्यूमिनियम के 3 आते हैं सल्फेट के। तो हम इसके अकॉर्डिंग अब डिफाइन कर रहे हैं। डेफिनेशन क्या बनी, ये है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू सम ऑफ लिमिटिंग आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ केटायन एंड एनायन each multiplied by the number of ions given by 1 unit of electrolyte। तो इसका बुक शायद क्लियर है। ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है। यहाँ से हम कह सकते हैं ये इक्वल है किसकी, सम ऑफ लिमिटिंग आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ केटायन एंड एनायन, और ईच मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आयंस गिवन बाय 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशंस। पहली एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक बार ब्रीफ में हम वेरिएशन के बारे में बता रहे हैं, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। इसमें ऐसा बताया था कि ये ग्राफ है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का है,
वैल्यू हम एक लिमिट तक ले सकते हैं, क्योंकि उसके आगे कंसंट्रेशन को डिक्रीज करना प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम इस ग्राफ को आगे बढ़ा के एक्स्ट्रापोलेट करके ये लिमिटिंग वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की ही ग्राफिकली डिटरमाइन की जा सकती है। अगर अपने पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उस केस में इस तरह का ग्राफ आया। अब ये लाइन इस एक्सिस के पैरेलल है, हम कितना भी डाइल्यूट कर दें, कंसंट्रेशन को कितना भी कम कर दें, ये इसको टच नहीं करेगा। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। डिटरमाइंड कैसे करें? इसके लिए यूज करते हैं पोलर्स लॉ। कैसे यूज करते हैं? हमने एग्जांपल ले लिया, वीक इलेक्ट्रोलाइट है एसिटिक एसिड। अगर ये डिसोसिएट होगा, ये डिसोसिएट पार्शली होगा, तो कौन से आयन देगा? एसीटेट आयन और एच आयन। तो इसके ऊपर हम कोल्हार्स लॉ अप्लाई करें, तो ये होगा, ये है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड, एक वीक एसिड है, इज इक्वल टू आयोनिक कंडक्टिविटी, limiting ionic conductivity of cation and anion। दोनों के एक एक आयन है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमें पता है ये जो लिमिटिंग वैल्यू ग्राफिकली ही आ सकती है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जीरो कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन हम नहीं बना सकते। तो फिर क्या करें? हम यहाँ पर कुछ ऐसे आयन्स ऐड कर दें और फिर उसको माइनस कर दें, ताकि अपने पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आ जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने इसमें ऐड कर दिया क्लोराइड आयन, एच आयन को इसमें ऑलरेडी था, हमने अपनी तरफ से ऐड किया क्लोराइड आयन। ये एसीटेट आयन है, एज इट इज है। इसमें ऐड कर दिया सोडियम आयन, तो हमने ओवरऑल क्या ऐड कर दिया? NaCl। इसको माइनस कर देंगे। हमें पता है कि ऐसा कंडीशन जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, NaCl नेगेटिव, इनकी हमने लिमिटिंग आयोनिक कंडक्टिविटी यहाँ ऐड कर दी, यहाँ माइनस कर दी। अब इनसे हम कंपाउंड लिख लें। अब ये आ जाएगा HCl। ये आयन थे, अब ये मोलिक्यूल बन गया, कंपाउंड बन गया। तो ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl प्लस यहां से आ जाएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एसीटेट। इन दोनों के आयन के कॉम्बिनेशन से बन जाएगा सोडियम एसीटेट, माइनस इन दोनों से कंपाउंड बनेगा NaCl। ये तीनों ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम ग्राफिकली लिमिटिंग वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। पहली बात ये क्लियर कि स्ट्रॉन्ग क्यों है। ये स्ट्रॉन्ग कौन कौन होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और साल्ट। ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये साल्ट है, ये भी साल्ट है। तो सभी साल्ट और स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक एसिड और वीक बेस क्या होते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ हमने जो वीक एसिड था, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट था, इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी डिटरमाइन कर ली। कैसे? बाय डिटरमाइनिंग द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl, सोडियम एसीटेट एंड NaCl। तो ये हमने एक एप्लीकेशन कंप्लीट की। फर्स्ट एप्लीकेशन पे एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं हम। न्यूमेरिकल है लैम्डा एम नोट। क्या है ये? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर NaCl, HCl एंड NaC, AC फॉर एसीटेट, सोडियम एसीटेट। ये हमें वैल्यू गिवन है। हमसे क्या पूछा? कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर NaC, सोडियम एसीटेट। सॉरी, NaC नहीं है, ये एसिटिक एसिड है। क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अभी हमने एप्लीकेशन लिखी थी,
एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी डिटरमाइन करने के लिए अभी हमने ये एप्लीकेशन एक्सप्लेन करी थी। ये कैसे डिटरमाइन किया था? ये था लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एसिटेट माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। तो ये हम पहले इसके आगे लिख देंगे, ये एसिटिक एसिड के लिए है, ये एज इट इज लिख देंगे। अगले स्टेप में इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू क्या क्या अपने पास? HCl की वैल्यू है 425.9 प्लस में सोडियम एसिटेट NaC की वैल्यू है 91 और माइनस NaCl की वैल्यू है 126.4 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये हमने एक न्यूमेरिकल सोल्व किया। इस न्यूमेरिकल के अंदर सोल्व करेंगे ना, एग्जाम में कई बार आता है ये, तो हमने स्टार्ट यहां से करना है। पहले लिखना है, फिर ये इसके आगे लिख लेंगे। ये कैसे आया था अभी हमने एक्सप्लेन किया था। इसको लिखने के बाद फिर हमने वैल्यू पुट करनी है और फिर ये आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन 2 या 3 नंबर का बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आगे स्टार्ट करते हैं सेकंड एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। उसको अल्फा से डिनोट करेंगे। डिटरमाइन कैसे करेंगे? ये है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन। ये C है फॉर गिवन कंसंट्रेशन और ये नोट है फॉर जीरो कंसंट्रेशन, दैट इज इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहते हैं या फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। 2-3 तरह से इसको हम लिख सकते हैं। क्या क्या नाम बताया इसके? मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब इस पे न्यूमेरिकल्स आए तो ये वैल्यू हमें गिवन हो भी सकती है। अगर गिवन नहीं है तो इसमें ये भी ऑप्शन है, हमें कंडक्टिविटी दे रखी हो और कंसंट्रेशन दे रखी हो इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी, तो ये वैल्यू गिवन कंसंट्रेशन पे ही होती है। ये पहले बताया था हमने, रिलेशनशिप बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। तो उस केस में यहाँ से लिखा नहीं था हमने, ये अंडरस्टूड है ये गिवन कंसंट्रेशन है, इसलिए इसको बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन। तो ये वैल्यू अगर गिवन नहीं है, ये पूछ रखा है, तो हमें K दे रखा हो सकता है, M दे रखा हो सकता है, तो उसको हम पुट करके ये निकाल लेंगे। ये हमें गिवन होगा या ये गिवन नहीं है तो फर्स्ट एप्लीकेशन यूज करके हम डिटरमाइन कर सकते हैं। थर्ड एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही मेनली होते हैं ये, क्योंकि उनका डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं होता। अब ये अगर एसिड का लिखेंगे हम तो इसको बोलेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, A फॉर एसिड, और अगर बेस के लिए तो इसको लिख देंगे B फॉर बेस। ये कैसे निकालेंगे? इसके लिए हमें चाहिए कंसंट्रेशन। वो कंसंट्रेशन मेनली किसकी टर्म में होती है? मोलरिटी। और ये क्या है? अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये अभी हमने बताया कि डिटरमाइन कैसे करेंगे। तो ये हमने कंप्लीट की एप्लीकेशन ऑफ पोलर्स लॉ। एक और न्यूमेरिकल ले रहे हैं हम। इस न्यूमेरिकल में इसमें तीनों एप्लीकेशंस आ जाए। क्या न्यूमेरिकल है? द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.0225 मोल पर लीटर, ये मोलरिटी है। मिथेनोइक एसिड इज दिस। ये मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन है। कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सेकेंड एप्लीकेशन थी। डिसोसिएशन कांस्टेंट, थर्ड एप्लीकेशन थी। गिवन है लिमिटिंग आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ केटाइन एंड एनायन। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे पोलर्स लॉ। क्या कहता है ये? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ
एन इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पर है मिथेनोइक एसिड, किसके बराबर है? आयोनिक कंडक्टिविटी ऑफ केटायन एंड एनायन। इसमें एक एक आयन आएंगे मिथेनोइक एसिड के अंदर, इसलिए यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है। ये वैल्यू हमें गिवन है। एच आयन की आयोनिक कंडक्टिविटी है 349.6 और फॉर्मेट आयन की है 54.6। सोल्व करेंगे तो ये 404.2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। फिर यहां से हम निकालेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कैसे आएगा ये है मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये वैल्यू हमें गिवन है इस कंसंट्रेशन पे, ये है 46.1 और ये अभी हमने कैलकुलेट की है, ये है 404.2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ये क्या आया? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और क्या पूछा अपने से? डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट के क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये एसिड के लिए है। क्या फार्मूला इसका? सी अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। सी क्या है यहाँ पर? कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोल पर लीटर, मतलब मोलरिटी। तो कंसंट्रेशन की जगह लिखा 0.025। अल्फा अभी हमने डिटरमाइन किया था 0.114, इसका स्क्वायर और डिवाइड बाय 1 माइनस 0.114। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अपने पास डिसोसिएशन कांस्टेंट आ जाएगा 3.667 इंटू 10⁻⁻⁴। तो ये एक टॉपिक हमने कंप्लीट किया, पोलर्स लॉ और उसकी एप्लीकेशन और उससे कुछ न्यूमेरिकल्स। इससे रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल्स बुक में गिवन है, उनको सोल्व करें और वीडियो को बार बार देखें, उससे हमें फंडा क्लियर होंगे। अगर प्रॉब्लम आती है तो मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।